Hello friends, welcome to Bodhi Oracle. This is PYQ revision series and we are discussing environment and ecology subject and the topic is ecosystem and ecology basics. मैं रिकमेंड करूंगा आपको आप इस वीडियो को 1.25x या 1.5x पर कर लें इफेक्टिव यूज के लिए। आइए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2011, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन। दोस्तों फूड चेन की हमसे सीक्वेंस पूछी गई है, तो जब भी सीक्वेंस टर्म यूज होगा आपको याद रखना है कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, राइट। तो फर्स्ट वन इज ग्रास, डियर, टाइगर। यानी डियर जो है वो ग्रास को खाता है, टाइगर जो है वो डियर को खाता है। बात सही है, बिल्कुल सही है। टाइगर, डियर, ग्रास। टाइगर डियर को खाता है, डियर ग्रास को खाता है, ये भी सही है। डियर ग्रास, लेकिन ये एरो से हमें पता चलेगा एग्जैक्टली डियर ग्रास खाता है, ग्रास टाइगर खाता है, रॉन्ग। ग्रास टाइगर, ये भी रॉन्ग, राइट। तो हमें एरो से पता चलेगा, राइट। तो एरो एक्चुअली फूड चेन में इंडिकेट करते हैं कि कौन सा सीक्वेंस पहले है कौन सा बाद में है। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ग्रास। अगर मैं इसको वेब की फॉर्म में बनाऊं तो ग्रास के ऊपर है डियर और डियर के ऊपर है टाइगर। टाइगर जो है वो एपेक्स प्रीडेटर है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ 2012, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। इनमें से इकोसिस्टम के कंपोनेंट कौन से हैं? बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट एंड एनर्जी फ्लो। तो बायोटिक भी है और अबायोटिक भी है और एनर्जी फ्लो तो मस्ट है ही है। तो ऑल 1 to 3 आर द करेक्ट ऑप्शंस। मूविंग अहेड, 2013 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ करेक्ट इकोलॉजिकल पिरामिड। इनमें से कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड को प्रेजेंट करता है? तो पिरामिड ऑफ नंबर्स इज ऑलवेज अपराइट। तो पिरामिड का नंबर ऑलवेज अपराइट होगा क्या? ये बात सही है? तो जी नहीं, ये बात सही नहीं है, उल्टा भी हो सकता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होगा, सॉरी, पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होगा। जी हाँ, पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होगा। ये बात बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि 10% एनर्जी रूल एप्लीकेबल है। 10% एनर्जी रूल का मतलब होता है कि एक लेवल से दूसरे लेवल पर, ये फंडामेंटल लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, रफली 90% एनर्जी, रफली 90% ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट। तो सिर्फ 10% ही ट्रेवल होगी। पिरामिड ऑफ बायोमास ऑलवेज इन्वर्टेड, नो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। बायोमास का पिरामिड उल्टा की जगह सीधा भी हो सकता है, इनफैक्ट ग्रासलैंड में तो ऐसे ही होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज इन्वर्टेड, नो। आप देखिए ना, यहां से आपको आइडिया लग सकता है कि बी और डी में से ही आंसर होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे का ऑपोजिट है, एक ही तो बात सही होगी। तो करेक्ट, इनकरेक्ट है डी बी, बी इज ऑलवेज करेक्ट। इन एन इकोसिस्टम, 2014 का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इन एन इकोसिस्टम व्हाट डज द टर्म स्टैंडिंग क्रॉप रेफर्स टू। स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब क्या होता है? क्या स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब टोटल बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर्स है या टोटल बायोमास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट अ गिवन टाइम? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रोड्यूसर्स भी आ गए, डिकम्पोजर्स भी आ गए, कंज्यूमर्स भी आ गए, बहुत प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों कंज्यूमर्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म बड़ी टर्म है। टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स और टोटल एनर्जी फ्लो। तो सबसे पहले एनर्जी फ्लो की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है, एनर्जी फ्लो तो यहाँ बिल्कुल नहीं होगा। अब स्टैंडिंग क्रॉप है क्या? सबसे पहले आइए समझते हैं हम व्हाट इज स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप इज द मोस्ट, एग्जैक्टली इस डेफिनेशन को समझना है, मोस्ट एक्यूरेटली measured as ड्राई वेट। ये ड्राई वेट होता है, मतलब कि बायोमास पर यूनिट एरिया, इसको हम स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। तो ये क्या होता है एक्चुअली? ये टोटल बायोमास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट अ गिवन टाइम, राइट। इसमें प्रोड्यूसर्स भी है, कंज्यूमर्स भी है और डिकम्पोजर्स भी है। मूविंग अहेड, 2015 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन।
तो इकोलॉजिकल सक्सेशन का इसमें से कौन कौन सा एग्जांपल है? पहला है ग्रोथ ऑफ लाइचेंस ऑन बेयर रॉक्स, दूसरा है रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रासलैंड बाय फॉरेस्ट, तीसरा फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम रॉक। तो इनमें से क्या होगा? इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है? इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है जहां पर एक इकोसिस्टम चेंज होकर दूसरे इकोसिस्टम में पहुंचता है, उसको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। तो पहला जो है ग्रोथ ऑफ लाइचेंस ऑन बेयर रॉक्स। लाइचेंस एक्चुअली क्या होते हैं? लाइचेंस या लाइकेंस ये होते हैं एल्गे एंड फंगी का सिम्बायोसिस है, राइट? एंड दिस इज पायनियर स्पीसीज इन प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन में लाइकेंस या लाइचेंस जो होते हैं वो पायनियर स्पीशीज हैं, राइट? एंड रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रासलैंड बाय इकोसिस्टम जो है ये क्या है? बाय फॉरेस्ट ये क्या है? ये तो सेकेंडरी सक्सेशन है, राइट? सेकेंडरी का मतलब क्या है कि पहले से ही एक इकोसिस्टम था, वो बदल के दूसरे में हुआ। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम रॉक, ये क्या है? क्या ये इकोलॉजिकल सक्सेशन है? जी हाँ, ये भी इकोलॉजिकल सक्सेशन है। 1 2 3 ऑल करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप कमेंट करके बताइए फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम रॉक जो है वो प्राइमरी सक्सेशन है या सेकेंडरी सक्सेशन है? मूविंग है, 2016 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स इकोटोन। इकोटोन क्या होते हैं? तो इकोटोन का ऑप्शंस देखते हैं। स्टेबल इकोसिस्टम, नहीं, इकोटोन स्टेबल इकोसिस्टम की बात नहीं करता। अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम्स, अ डिग्रेडेड इकोसिस्टम और मैन मेड इकोसिस्टम। मैन मेड इकोसिस्टम भी नहीं है, डिग्रेडेड भी नहीं है, एक ट्रांजिशन जोन होता है बिटवीन टू इकोसिस्टम्स, उसको हम इकोटोन कहते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स जो हैं वो मैराइन इकोसिस्टम एंड लैंड इकोसिस्टम के बीच का इकोटोन है, राइट? दूसरा एग्जांपल, एक और एग्जांपल हम समझते हैं, एस्चुरी। ये सारे एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं से बनते हैं। एस्चुरीज क्या होती है? तो वेयर रिवर मीट्स ओशियंस, राइट? तो ये भी एक इकोटोन फॉर्म करता है जहां पर डिफरेंट इकोसिस्टम मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2017, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी। दोस्तों आपको अपने क्वेश्चन पेपर में, ऑफलाइन एग्जाम होता है, आपको अपने क्वेश्चन पेपर में इन टर्म्स को हाईलाइट करना है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी का कैरेक्टरिस्टिक इसमें से कौन सा है? तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती क्या है? पहले आइए इसको समझते हैं। तो हमें यहां पर तीन कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं, स्टेबिलिटी, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी एंड हाई प्रोडक्टिविटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी का मतलब होता है कि जो कम्युनिटी एकदम क्लाइमेक्स पे पहुंच चुकी है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी में आपको सबसे पहले बात समझनी है कि बहुत जो होते हैं ना, ये मैच्योर होते हैं बहुत, राइट? तो मैच्योर कम्युनिटी होती है ये। मैच्योर का मतलब क्या होता है कि इनमें बहुत स्कोप बहुत कम होता है बढ़ने का, इनकी नेट जो प्रोडक्टिविटी होती है वो लो होती है, और जो एनर्जी होती है, एनर्जी प्राइमरली यूज्ड फॉर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस एंड रेस्पिरेशन rather than रैपिड ग्रोथ, राइट? इनके एग्जाम्पल में क्या होंगे? तो इनके एग्जाम्पल में होंगे जैसे मैच्योर हार्डवुड फॉरेस्ट, यहां पर अब ग्रोथ के चांसेस बहुत कम है, ऑलरेडी क्लाइमेक्स पे पहुंच चुका है, राइट? यूएस में ऐसे देखने को मिलते हैं। एक बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल है ओक हिकैरी फॉरेस्ट्स। ये कहाँ है? तो यूनाइटेड स्टेट्स में है। तो ये देखते हैं क्या ये स्टेबल होते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं क्या स्टेबल होते हैं। बिल्कुल सही, स्टेबल होंगे ना तभी तो ये मैच्योर कहलाएंगे। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, जी हाँ, जितनी बायोडाइवर्सिटी हो चुकी है, हो सकती है, वो सब इनकी हो चुकी होती है। एंड वेरी हाई प्रोडक्टिविटी,
सो वेरी हाई प्रोडक्टिविटी इनमें होती है क्या? तो इनमें वेरी हाई प्रोडक्टिविटी नहीं होती, अभी हमने देखा कि इनकी प्रोडक्टिविटी लो होती है, राइट? तो 1 and 2 will be the correct option. Simple. Moving ahead, a question of 2018. In ecological terms, primary productivity refers to. What is primary productivity? तो primary जहां भी आएगा आपको समझ लेना है, primary productivity का मतलब होता है rate at which solar energy is converted into ऑर्गेनिक मैटर। जिस रेट पे सोलर एनर्जी ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट होगी उसको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहा जाएगा, राइट? तो ये इनमें से क्या होगी? बायोमास ऑफ कंज्यूमर्स, नो, बायोमास इसका कोई लेना देना नहीं है। रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसर्स, एनर्जी लॉस इन इकोसिस्टम एंड डिकम्पोजिशन रेट। डिकम्पोजिशन रेट भी नहीं है, एनर्जी लॉस तो हम जानते हैं 90% है, वो भी नहीं है। तो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसर्स इज द करेक्ट ऑप्शन। Moving ahead, a question of 2019. Which of the following organisms are decomposers? इनमें से कौन कौन सा decomposers है? Decomposers का मतलब होता है जो डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है कि जब किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई तो उसकी बॉडी का क्या होगा। तो आइए ऑप्शन समझते हैं। हमें ऑप्शन दिए गए हैं बैक्टीरिया, फंजाई या फंगी एंड अर्थवर्म। यस, ऑल थ्री आर डिकम्पोजर्स। ये तीनों डिकम्पोजर्स का काम करते हैं। Moving ahead, a question of 2020. Which of the following best describes biomagnification? Biomagnification इनमें से कौन सी बेस्ट डिस्क्रिप्शन है? तो सबसे पहला इंक्रीज इन बायोमास, जी नहीं, बायोमैग्निफिकेशन ये नहीं होता। सेकंड देखते हैं हम, इंक्रीज इन पॉल्यूटेंट कंसंट्रेशन एट हाई ट्रॉफिक लेवल्स, जी हाँ, यस। फॉर एग्जांपल अ पॉल्यूटेंट, लेट अस से डीडीटी एंटर्ड फूड चेन। डीडीटी हमने प्लांट्स पे छिड़का, प्लांट्स को गोट ने या शीप ने खाया, फिर धीरे धीरे वो फूड चेन में हायर लेवल बढ़ते गया, तो क्या होगा? जो पॉल्यूटेंट कंसंट्रेशन है ना वो भी राइज करेगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और इसी को हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, राइट? मूविंग अहेड, इन एन इकोसिस्टम प्रोड्यूसर्स आर्स। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? तो प्रोड्यूसर जो होंगे वो अभी अभी हमने देखा था, प्रोड्यूसर कौन होंगे? जो सनलाइट पे काम करेंगे। सनलाइट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ऑटोट्रॉप्स यानी जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दोज आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। बाकी सारे हर्बीवोर्स भी कंज्यूमर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, ये, राइट? मूविंग अहेड, विच ट्रॉपिक लेवल 2014 का क्वेश्चन है, विच ट्रॉपिक लेवल इज एन इकोसिस्टम, इन एन इकोसिस्टम कंटेन्स द मैक्सिमम एनर्जी। सबसे ज्यादा एनर्जी कहां पर होती है? तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है, आइए हम एनर्जी पिरामिड को देखते हैं। एनर्जी पिरामिड ऐसे बनता है, दिस इज प्रोड्यूसर। मान के चलिए इसके पास 1000 जूल्स एनर्जी जूल्स में होती है, 1000 जूल्स एनर्जी है। फिर यहाँ पे आया प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स, अब हम जानते हैं देयर इज अ 10% एनर्जी लॉ। What is the meaning of 10% energy law? That 90% of the energy, 90 approximately 90% of the energy is lost as heat, right? तो 1000 जूल्स में से सिर्फ 10% ही बचेगा, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास 100 जूल्स की एनर्जी बची। नेक्स्ट है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास प्राइमरी का भी 10% बचेगा, यानी ओनली 10 जूल्स। And then we have is tertiary consumers. They will have even 10% of what secondary consumers has, that is 1 joule. So producers has the maximum energy. Clear? Moving ahead, now we have a question of 2017. It says, which of the following correctly describes mutualism? Right? Now it is asking for basically an instance of mutualism. What is a mutualism? म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है जहां पर दो डिफरेंट
ऑर्गेनिजम्स या स्पीसीज इंटरेक्ट करती हैं, और इंटरेक्ट ऐसे करती हैं जहां दोनों का फायदा होता है, राइट। तो एग्जांपल समझते हैं। वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स एंड अदर इज हार्म्ड, नो दिस इज नॉट म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म मींस, म्यूचुअलिज्म का सिंपल मतलब हुआ, मैं यहां लिख भी देता हूं, सिंपल मतलब हुआ mutual benefit. Both the species should be benefit. Both organisms benefit, yes. One organism benefit, other is unaffected, no. Both organisms are harmed, no. आइए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है bees and plants. They are in mutualism. कैसे mutualism? bees जो हैं वो कलेक्ट करती हैं नेक्टर, और उसके बदले में क्या करती हैं? तो उसके बदले में प्लांट्स के होता है पॉलिनेशन। दिस इज म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट इज क्वेश्चन ऑफ 2018। लाइचन रिप्रेजेंट्स एन एग्जांपल ऑफ। लाइचन क्या होते हैं हमने ऑलरेडी भी समझा था। लाइचन्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गे एंड फंगस आर कॉल्ड लाइचन्स, राइट। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? ये म्यूचुअलिज्म है, दोनों का ही फायदा है इसमें, राइट। पैरासाइटिज्म क्या होता है? पैरासाइटिज्म होता है एक प्लस दूसरा माइनस। प्रीडेशन भी क्या होता है? एक प्लस दूसरा माइनस। कंपटीशन होता है दोनों माइनस। म्यूचुअलिज्म क्या होते हैं? दोनों प्लस, राइट। मतलब दोनों स्पीसीज का फायदा होगा। 2019 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ कीस्टोन स्पीसीज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कीस्टोन स्पीसीज? Keystone species means a species which has a very large impact, जिसका कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है फूड वेब पे। तो a dominant species in ecosystem, no, it might not be dominant. A species with disproportionately large ecological impact, yes, this is the correct option. रेयर स्पीसीज नहीं, रेयर होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। नो इकोलॉजिकल रोल, ऐसी तो कोई स्पीसीज ही नहीं है। अ प्राइमरी प्रोड्यूसर, एब्सोल्युटली नॉट। एग्जांपल समझते हैं। एग्जाम्पल है अफ्रीकन एलिफेंट्स। Now, why African elephants are a keystone species? Because they prevent savanna. What is savanna? Savanna is a grassland. They prevent savanna from turning into a forest. राइट, यानी उनकी वजह से सवाना ग्रासलैंड बना हुआ है, नहीं तो वो फॉरेस्ट में बदल गया होता। तो ये कीस्टोन स्पीसीज का काम होता है। इनका बहुत लार्ज इंपैक्ट होता है विच इज डिस्प्रोपोर्शनेट टू देयर पॉपुलेशन एंड सो ऑन। मूविंग अहेड, 2020 का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। इन द नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए समझते हैं नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रिफिकेशन का क्या मतलब है। ऑप्शन ए सेज कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू अमोनिया। देखिए जैसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना, आपको क्वेश्चन की टर्म को आइडेंटिफाई कर लेना है कि भाई नाइट्रिफिकेशन की बात हो रही है, तो उसको आपको बॉक्स कर लेना है, ऐसे ऑफलाइन एग्जाम होगा। फर्स्ट ऑप्शन सेज कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू अमोनिया। तो नाइट्रोजन गैस इनटू अमोनिया क्या नाइट्रिफिकेशन है? तो जी नहीं, है नाइट्रिफिकेशन नहीं है। ये क्या है? ये एक्चुअली नाइट्रोजन फिक्सेशन है, नाइट्रिफिकेशन नहीं है, राइट। नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स इनटू नाइट्रोजन गैस, या नाइट्रेट्स नाइट्रोजन गैस में बदलते हैं। तो जी नहीं, ये भी नाइट्रिफिकेशन नहीं है। ये क्या है? ये तो एक्चुअली उल्टा है, ये तो डीनाइट्रिफिकेशन है, राइट। थर्ड इज कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स, यस, दिस इज नाइट्रिफिकेशन। कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स, राइट। आपको एक कंफ्यूजन लग सकता है, पर आप 2-3 बार इसको पढ़ेंगे या वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, इसका सिंपल नाम है, ये भी डी नाइट्रिफिकेशन नहीं है, नाइट्रिफिकेशन ये भी नहीं है, इसका सिंपल नाम है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन यानी क्या हो रहा है? ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजन से अमोनिया बन रही है, राइट। मूविंग अहेड, 2011 का क्वेश्चन है, the term carrying capacity of an ecosystem, what is carrying capacity?
कैरिंग कैपेसिटी नाम से आपको लगता होगा कि कितना वजन उठाया जा सकता है, तो बिल्कुल सही। ये क्या होता है? कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो होती है एक तरह की अपर लिमिट, राइट। अपर लिमिट किस चीज की? अपर लिमिट ऑफ ए पॉपुलेशन that an environment, or we can say ecosystem, can sustain. Sustain का मतलब होता है can support without getting degraded. देखिए मैं आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूं ताकि आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाए। तो कैरिंग कैपेसिटी वो कैपेसिटी है जहां जो पॉपुलेशन की हो सकती है जब तक कि वो एनवायरनमेंट को डिग्रेड ना कर दे, राइट। तो आइए ऑप्शंस को देखते हैं। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, नो, नथिंग टू डू विद बायोडाइवर्सिटी। रेट ऑफ एनर्जी फ्लो, एब्सोल्युटली नॉट, कैरिंग कैपेसिटी इज नॉट अ रेट। टोटल बायोमास प्रेजेंट, नो, कैरिंग कैपेसिटी हैज नो बिजनेस विद बायोमास, it is the population size that can be sustained. Simple. Moving ahead, the question of 2012, the ecological niche of a species refers to. Ecological niche क्या होता है, right? तो ecological niche होता है it means it everything a species does to survive, and not just survive but also reproduce, राइट। तो वो सारी चीजें जो एक स्पीसीज करती है सरवाइव करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो ये क्या हैबिटेट होता है? जी नहीं, हैबिटेट नहीं होता। इट्स फंक्शनल रोल इन द इकोसिस्टम, इट्स पॉपुलेशन साइज, इट्स फूड चेन। फंक्शनल रोल होता है, उसका फंक्शनल रोल क्या है उसी समय पता चलता है कि वो सरवाइव करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए क्या करता है। क्लियर? फंक्शनल रोल हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें फूड वेब से पता चल सकता है, राइट। सो फंक्शन, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। और सिर्फ फूड वेब से नहीं, और चीजों से भी हमें फंक्शनल रोल पता चल सकता है। मूविंग अहेड, पायनियर स्पीसीज आर दोज विच। पायनियर स्पीसीज क्या होती हैं? हमने जस्ट अभी पहले भी डिस्कस किया था पायनियर स्पीसीज के बारे में। पायनियर स्पीसीज आर दो स्पीसीज विच इनिशिएट एंड एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस इन अ वैकेंट एरिया, राइट। तो करेक्ट, डोमिनेंट स्पीसीज नहीं, सिर्फ डोमिनेंस से पता नहीं चलेगा। हर्बीवोरस होती है? बिल्कुल भी नहीं। रिप्लेसेस क्लाइमैक्स स्पीसीज? नो। इनफैक्ट फर्स्ट कॉलोनाइज अ बैरन एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं? पायनियर स्पीसीज बोलते हैं। एग्जाम्पल, लाइचेंस जो कि रॉक में होती हैं, एंड मॉसेस। याद रखना, आपको नाम याद रखने हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पायनियर स्पीसीज क्या होती है। मूविंग अहेड, 14 का क्वेश्चन है, सेकेंडरी सक्सेशन ऑकर्स इन एरिया वेयर। सेकेंडरी सक्सेशन कहां होता है? तो सेकेंडरी सक्सेशन पहले होता क्या है? तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि ये इकोलॉजिकल चेंज है। सक्सेशन एक्चुअली चेंज होता है। तो कैसा चेंज है? तो वेयर प्रीवियसली, जहां पर एक कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है, वेयर प्रीवियसली एग्जिस्टिंग community previously existing community has been removed or disturbed, राइट। जहां पुरानी कम्युनिटी को डिस्टर्ब किया गया, बट सॉइल रिमेन्स इंटैक्ट, राइट। एग्जाम्पल, ग्रासलैंड फॉरेस्ट में बदल जा रहे हैं। तो ये कहाँ होता है? वेयर नो लाइफ एग्जिस्टेड प्रीवियसली, तो बिल्कुल नहीं, प्रीवियस होना तो जरूरी है। क्लाइमेट इज एक्सट्रीम कंडीशंस में कभी नहीं हो सकता। ओनली एक्वेटिक लाइफ, ओनली वाले तो ऑप्शंस जनरली इनकरेक्ट ही होते हैं।
साइंस एंड टेक में, पर्टिकुलरली इन्वायरमेंट में भी, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी है ना कि ओनली कुछ हो पाना बहुत मुश्किल है. सॉइल इज ऑलरेडी प्रेजेंट, यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. मूविंग अहेड, द पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड इन. बायोमास का पिरामिड कहाँ इन्वर्टेड होता है? बायोमास का पिरामिड जो है वो क्या बताता है? तो ड्राई वेट बताता है. तो इन्वर्टेड कहाँ होता है दोस्तों? ये हमें याद रखना है. बायोमास का पिरामिड जो इन्वर्टेड होता है वो एक्वाटिक इकोसिस्टम में होता है. एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या होता है? सबसे नीचे एक्वाटिक इकोसिस्टम में होता है फाइटोप्लैंक्टन, राइट. फाइटो, जिसको हम प्लैंक्टन्स कहते हैं. इस फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाता है? तो इससे बहुत ज्यादा नंबर्स में होती हैं स्मॉल फिश. ये बायोमास का पिरामिड में बना रहा हूं. फिर इसके ऊपर और होती हैं लार्जेस्ट फिशेस. आप चाहें तो इसमें दो कैटेगरी बना सकते हैं, लार्ज फिश एंड लार्जेस्ट फिश. इसी को दोस्तों मत्स्य, इसी को दोस्तों मत्स्य न्याय भी कहा जाता है. मत्स्य न्याय, राइट. यानी बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ऐसा हम देखते हैं कि बिजनेस वगैरह में भी होता है, राइट. सो इक्वेटिक इकोसिस्टम में आपको याद रखना है, इसमें बायोमास का पिरामिड इन्वर्टेड होता है. मूविंग अहेड, द कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट. व्हाट इज द कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? वो ऐसा कहता है कि जहां कंपटीशन होगा वहां पर एक स्पीसीज एक्सक्लूड हो जाएगी. मतलब कॉपरेट तो जी नहीं, कॉपरेट तो कॉम्पीट का एकदम ऑपोजिट है. स्पीसीज इवॉल्व हो सकती हैं पर ये कंपटीशन के कारण जरूरी नहीं है. टू स्पीशीज कैन नॉट ऑक्यूपाई सेम निश इंडेफिनेटली. ये बिल्कुल सही बात है, यही करेक्ट ऑप्शन होगा. हमारे यहाँ कहावत है, एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती. कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का यही मतलब है कि कोई एक ही रहेगा एक पर्टिकुलर नीश पे. मूविंग अहेड, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू. नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है. ये होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन, राइट. तो जितनी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन एक्चुअली क्या है? एक फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस है. तो जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन ये होगा. क्लियर? ये तो नेगेटिव आ जाएगा, एनर्जी लॉस भी नहीं होता. ऐड तो करने का क्वेश्चन ही नहीं, क्योंकि रेस्पिरेशन तो कोई प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा रहा है ना. रेस्पिरेशन तो एग्जिस्टिंग चीजों को ही चला रहा है, तो वो कभी प्रोडक्टिविटी में नहीं आएगा. मूविंग अहेड, डीनाइट्रिफिकेशन कन्वर्ट्स. हमने अभी अभी समझा था डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है. तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है, राइट. व्हाट इज डीनाइट्रिफिकेशन? कुछ स्लाइड्स पहले हमने डिस्कस किया है, राइट. मूविंग अहेड, with reference to ecological succession, consider the following statements. Ecological succession की बात हो रही है, ध्यान देना है. प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट्स ऑन अ बैरन सबस्ट्रेट विदाउट सॉइल. बिल्कुल सही बात है. प्राइमरी का मतलब यही हुआ कि जो एकदम फाउंडेशनल है, एकदम बैरन सबस्ट्रेट है, सॉइल नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहां से शुरुआत हो रही है. कौन सा जनरली स्टार्ट करता है? तो हमने देखा लाइचेंस इस चीज के लिए जाने जाते हैं. सेकेंडरी सक्सेशन प्रोसीड्स फास्टर देन द प्राइमरी सक्सेशन. बिल्कुल सही बात है. एक बार प्राइमरी सक्सेशन हो गया जो कि मुश्किल काम है, उसके बाद सेकेंडरी होना कंपैरेटिवली इजी होता है, क्योंकि फिर स्पीसीज डेवलप हो जाती हैं, बहुत सारा एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है. पायनियर स्पीसीज इन प्राइमरी सक्सेशन आर यूजुअली लार्ज ट्रीज. क्या प्राइमरी सक्सेशन में लार्ज ट्रीज हो सकते हैं पायनियर में? बिल्कुल भी नहीं. प्राइमरी सक्सेशन में तो लार्ज ट्रीज नहीं होंगे. लार्ज ट्रीज तो सेकेंडरी सक्सेशन में ही आएंगे. प्राइमरी सक्सेशन में क्या होगा? लाइचेंस होगा, मॉसेस होंगे, ये सब होंगे, राइट. तो करेक्ट आंसर इज 1 and 2. So that was all, dear friends, and stay connected for more such videos and utilize फ्री टाइम. फ्री टाइम का मतलब जो टाइम आपका ट्रैवलिंग में, कुकिंग में, क्लीनिंग में, कुछ एक्सरसाइज वॉकिंग में जाता है, उस टाइम में इस वीडियो को आप बार बार देखें. आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको चीजें याद